227-231 सीटों पे लड़ना हो, चाहे अलायंस में जितनी सीट हमें मिलेगी, चाहे जो भी पवार साहब का फैसला रहेगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इंशाल्लाह ये बार मेयर बिना एनसीपी एसपी के नहीं बनेगा और महाविकास आघाड़ी का मेयर बनेगा इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 223 में क्या क्या विजन है काम करने के लिए आपके पास? सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे। यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स है उसका बहुत बुरा हाल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड्स है, जो पॉपुलर टैंक है और बहुत सारे ग्राउंड है, सीताराम गार्डन है, ये सब गार्डन को हम रिनोवेट करेंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है खड्डे। जिस दिन हम चुनाव में आएंगे एक विजन लेके आएंगे, एक मैनिफेस्टो लेके आएंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है क्लस्टर प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर हम काम करेंगे। खड्डे के ऊपर काम करेंगे और यहाँ पे ड्रग अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, हाउस गली है, गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पिछले 15 साल से यहाँ पे एक कॉरपोरेटर है जिन्होंने काम किया ही नहीं है बिल्कुल भी, और लोग उनसे बहुत परेशान हैं। 7 साल से तो लोगों ने देखा नहीं उन्हें। तो इसलिए हम लोग यहाँ आएंगे, अगर चुन के अगर हमें मौका देगी जनता 223 की, तो हम बेहतरीन काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ मुंबई में सबसे अच्छा वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। काशिफ भाई, आप सबसे पहली बात तो आपको तो पार्टी लेवल में ही आपकी एक एनजीओ भी चलती है, तो एनजीओ के माध्यम से बीच में हाल ही में आपने कुछ कार्य किया था जिसकी वजह से जैसे बच्चों लोगों के लिए काफ़ी कार्य किया था, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? हम लोग उसके माध्यम से हर वीकली हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जैसे कि कुछ मुद्दे होते हैं जो एनजीओज़ के नाम पे हमें करना रहते हैं, जैसे कि हमारे इस्लाम के ऊपर हो, चाहे वो गणपति के ऊपर हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, युवा को मोटिवेट करना हमारा लक्ष्य है। और हम लोग युवाओं को कैसे मदद कर सकते हैं, किस तौर पे मदद कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं एनजीओ के माध्यम से। इससे पहले एक बार महाराष्ट्र में भी काफ़ी बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, तो आप लोगों ने रिलीफ फंड भेजा था। तो अभी ये पंजाब में जो आई उसके लिए आप लोगों ने कोई कदम उठाया? हम लोग का डिस्कशन चालू हमारी टीम से। कैसा है कि पंजाब यहाँ से काफ़ी दूर है, 26 घंटे का रास्ता। यहाँ से ट्रक लोड करके लेके जाने में और वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में हम लोग का भी प्लानिंग चल रही है कि पंजाब के शाही इमाम को हम लोग सारी चीज़ें जाके दे दें और वो अपने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और काफ़ी लोग पंजाब की मदद कर रहे हैं। रहा सवाल, हमने जो पहले किया था वो महाराष्ट्र के अंदर था, पास में था, माड़ के अंदर, रायगढ़ के अंदर बाढ़ आई थी, तो हम लोग ने बहुत चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो अगली बार जो उसमें तो आप नवाब मलिक के साथ में थे, उन्होंने आपका पूरी ट्रैक को पास किया था, हरी झंडी दिखाया था। तो अब की जो आप लीव भेजेंगे तो किसके थ्रू भेजेंगे? ऐसा है कि नवाब भाई थे, बिल्कुल हमारे नेता थे वो, और मुंबई के एक अच्छे नेता हैं। ये है कि चीटिंग से, हमारी चोरी कह लो आप, कि हमारा चुनाव छीनने के बाद और जो भी कार्य हुए हैं उसके बाद अब हम जितेंद्र रावत साहब के थ्रू भेजेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि बीएमसी में अलायंस हो या ना हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस बार का इलेक्शन थोड़ा अलग है क्योंकि इस वक्त एनसीपी में 2 गुट हैं, अजित पवार गुट, शरद पवार गुट। अब अजित पवार साहब को लोग सेक्युलर कहते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी वाले हो गए। अब ये जो शरद पवार गुट है वो तो पूरा सेक्युलर है, तो आपको नहीं लगता इसका फर्क एनसीपी में पड़ेगा? और अभी शरद पवार साहब का एक बयान और अभी 2-3 दिन से गश्त कर रहा है कि जो मोदी जी के एज वाले कानून को लेकर उन्होंने कह दिया, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी की तरफ होगा। इस तरह की बातें जो उन्होंने कहा ना कि 78 साल की उम्र भी हो गई तो क्या हुआ, 75 साल की भी हो, काम तो कर रहे हैं ना। तो इसको भी लेकर अभी थोड़ा उनको लोग कह रहे हैं कि सेक्युलर नहीं रहे अभी। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त एनडीए के अंदर अजीत दादा पवार है और इस सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, और सेकुलरिज्म का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलरिज्म पार्टी नहीं है, एक राइट विंग पार्टी है, और वो अपने मोटिव को लेके हमेशा चलती रही है, चाहे वो यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो। आरएसएस संगठन के द्वारा वो एक पार्टी चलाई जाती है, उसी के अंदर अजीत दादा रह के सरकार में शामिल होके ये नहीं कह सकते कि मैं सेकुलर हूँ। आप सिर्फ इस्लाम के लिए बोलना, अगर आप सेकुलर है तो महाराष्ट्र स्टेट के आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, बोलिए ना आप वो नाटे को, नीतीश राणे को, कि आप ये बयान बंद करें, आप मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के मारेंगे, ये कोई बयान है? तो ये सेकुलरिज्म तब कहाँ चला जाता है अजीत दादा का। और राज सवाल, आपने 75 साल की बात करी, पवार साहब का स्टेटमेंट ऐसा नहीं था कि हम मोदी के साथ चले गए हैं, हम लोग बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट में हैं, हम हमारी लड़ाई जारी रखें, कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी है और ज़मीन पे ग्रास रूट के ऊपर भी हमारी लड़ाई चालू है। और 75 साल का स्टेटमेंट उन्होंने, मुझे लगता है जहाँ तक कि इसलिए दिया होगा क्योंकि वो खुद 78 और 79 साल के, और वो अभी तक रोडों पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के किसानों के लिए काम कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो उनमें जो ऊर्जा है, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि 75 साल के लिए वो काम कर रहे हैं, तो क्या होगा। अच्छा, देश की सबसे बड़ी जो महानगर पालिका है BMC, बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका बजट आप जानते हैं कि एक स्टेट 75,000 करोड़, एक स्टेट के बजट से भी ज्यादा होता है इसका। उस पर भाजपा की नजर है, और यहाँ की जो लोकल पार्टीज है, NCP, शिवसेना, फिर कह लीजिए कांग्रेस, जो यहाँ की इलाकाई पार्टियां है महाराष्ट्र की, अब उनको तो उन्होंने पूरी तरह से एकदम तोड़ दिया। तो उनका मकसद यही है कि वो किसी तरह से इस BMC पे वो कब्जा कर ले, बृहन्मुंबई पे। तो आपको लगता है कि ये जो सारे जो टुकड़े हो गए हैं, उसका असर आपको ये BMC इलेक्शन में देखने को मिलेगा, बीजेपी बाजी मार लेगी? तो क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी? मैं आपको सीधा बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मुंबई के अंदर जीरो पब्लिक में मोटिव है और जीरो पब्लिक रिलेशन है। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आज आप देखेंगे जोगेश्वरी गोरेगांव के अंदर कुछ सोसाइटीज है, यहाँ पे महाराष्ट्रन दूध वाला भी दूध देने नहीं आ सकता। यहाँ पे महाराष्ट्रन मराठी होने की वजह से अखबार देने नहीं, मछली नहीं खा सकते। हाँ बिल्कुल, अरे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र में मराठी जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल सेकुलरिज्म पे फॉलो करते हैं और सेकुलर पार्टी से। तो मराठी और गुजराती की ये लड़ाई है मुंबई के अंदर। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, जैसे उन्होंने कहा, अमित साटम का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया कि खान को मेयर बनाना है तो आप उसको महाविकास आघाड़ी, वैसी मैं आपको कहूंगा कि गुजराती को अगर मेयर बनाना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, नहीं तो आप महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएं। महाराष्ट्र में मराठी ही मेयर होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। मैं नीतीश राणे की आप बात कर रहे थे, तो वो तो जगह जगह आप देख रहे हैं कि मराठियों में भी ये जहर अब फैल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आते हैं, नफरती लोग, और वो यहाँ के उत्तर भारतीयों का नाम भी खराब करते हैं नफरत फैलाकर। तो मुंबई में इसको कैसे रोकेंगे? मुंबई में सबसे पहले आप अगर काम करने आते, नौकरी करने आते, महाराष्ट्र में मराठी हमारी मदर टंग है, उसको आप लोग फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मराठी बोले ही हम मारेंगे आपको, मराठी नहीं बोलते, मार के मराठी नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन वो लोग को कोशिश करना चाहिए। जैसे आज हम अहमदाबाद में रहते तो गुजराती की कोशिश करते, आज मुकेश अंबानी के लिए कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के लड़के वहाँ पे स्टेज पे नाच रहे थे, तो उस चीज पे उन्हें मराठी आती है मुकेश अंबानी को। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गुजरात में रहते हैं, स्टेट में गुजराती बोली जाती है, तमिल में तमिल बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली है। अगर महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें गलत क्या है? और इस चीज पे आप कहोगे कि आप दाढ़ी वालों से पूछो, तो आप शायद भूल गए कि कोकन पट्टे जिस क्षेत्र से आप जीत के आते हैं नीतीश राणे, वो क्षेत्र के अंदर मुसलमान आप कोकणी है, वो वहाँ पे मदर टंग है उनकी मराठी। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई में मुसलमानों को मराठी नहीं आती महाराष्ट्र में। किरीट सोमैया जी की तरफ से जगह जगह बहुल मुस्लिम इलाकों में लाउड स्पीकर उठाने को एक्टिविटी चल रही है। अगर वो डोंगरी में आते हैं किसी मस्जिद पर लाउड स्पीकर उठाने, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैंने आज नहीं, मैंने 2022 में भी ये कहा था कि राज ठाकरे जब हमारे साथ नहीं थे, या अभी भी है, ऑफिशियली नहीं है, उद्धव ठाकरे के अलायंस में नहीं थे, जब भी कहा था कि राज ठाकरे में अगर दम हो तो वो डोंगरी पे आके स्पीकर उतारे, उस पर हमें पुलिस ने बॉन्ड भी भरवाया था। वैसे मैं किरीट सोमैया से चैलेंज करता हूँ कि आप में दम हो तो आप डोंगरी और भिंडी विहार पे आके उतरवाइए। तो जो होगा लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इस मुंबई पुलिस नहीं, कहीं कहीं ये देखने को मिला है, अभी लाउड स्पीकर की बात आई है, तो कुछ ट्रस्टीज को फोर्सिबली पुलिस ने उतरवाया, जबकि उतारने का ऑर्डर कोई कोर्ट ने नहीं, गैर कानूनी है, गैर कानूनी तौर से उतरवाया भी जा रहा है। कोर्ट का आदेश है वो एक 65-75 डेसिबल है और लाउड स्पीकर की परमिशन थी। मेरा ये कहना है मस्जिद के ट्रस्टियों से जिनके पास परमिशन नहीं थी उनका उतारा गया, और जिसके पास परमिशन है उनका तब भी उतारा जाए डेसिबल होने के बाद भी, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम बिल्कुल साथ देंगे उनका। तो उसके लिए कोई टीम वगैरह बना रहे हैं, मतलब उसकी जरूरत है, क्योंकि उलमा करम घबराते हैं इन चीजों से। डोंगरी में हमारी ऑफिस है, आप कभी भी, मेरा 9619827186 नंबर है, कोई भी उलमा महाराष्ट्र की कोई भी मस्जिद से फोन करें, हम जरूर आपके लिए आएंगे मुंबई और महाराष्ट्र के। काशी में जो आज आपने प्रोटेस्ट किया, जो आप लोग के साथ में ज्वाइन थे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी नबी की शान जो है उसको बरकरार रखें। जैसे आप लोग शिक्षा ले रहे हैं वैसे नबी के बारे में जानें, अपने घरों में बच्चों को बताएं और उनको बताएं कि हमारे नबी क्या थे और क्या है, और बेशक क़यामत तक वो रहेंगे। और उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है, लेकिन इस देश का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट देता है, हम उस चीज़ को अप्लाई करें और इस चीज़ का इंतजाम करें हर जगह जगह।